दुनिया में कहीं कुछ बुरा होता है तो आप लोग उसको अपना लेते हैं आनंद दुबे। कारण? अमीश भाई नमस्ते। देखिए अमीश भाई, जो नेपाल में हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी देश में किसी भी सरकार को जनता का विश्वास नहीं खोना चाहिए ना। नेपाल की सरकार ने वहाँ की जनता का विश्वास खो दिया है। वहाँ पर जिस प्रकार गुस्सा फूटा है, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नेपाल पर, मुझे आपका प्रवचन नहीं चाहिए। नेपाल पे क्या हो रहा है उसका विश्लेषण हम खुद देख रहे हैं और खुद कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये आपके मुख्य प्रवक्ता दुनिया में कहीं कुछ बुरा हो रहा था तो वो क्यों चाहते हैं भारत में भी ऐसा ही हो? वाई? नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता अमीश भाई। ये शायद आपकी एक सोच होगी। ऐसा कोई नहीं चाहता है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा सुजलम और सुफलम रहे, हमारा देश खुशियों से भरा रहे, हमारा देश समृद्ध रहे, तो ये संजय राउत को क्या बीमारी, क्या ये हम चाहते हैं। संजय राउत जी को क्या बीमारी, क्या तकलीफ है? अब यार अमीश भाई, मैं क्या बोल रहा हूं? पार्टी की विचारधारा आपने सुनने के लिए तो संजय राउत पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। विचारधारा संजय राउत किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यहां आपके लिए वो पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। आपने हमसे एक सवाल पूछा कि दुबे जी आपकी इस पर राय बताओ। राय बता रहा हूं कि देश हमारा सुरक्षित है, देश हमारा लोकतांत्रिक है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारी जड़ें बड़ी मजबूत है, हमने बहुत कुछ सहा है, मुगलों की बात सही, अंग्रेजों की सही, लेकिन सहते सहते हम इतने मजबूत है कि आज हम बहुत ताकतवर हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा 40 सेकंड। नहीं, ये जड़ संजय रावत जी को नहीं पता, सिर फिर गया है। भारत इतना बड़ा लोकतंत्र आपने खुद का, और सबसे बड़ी बात, इतनी विषमताओं में इतना महान लोकतंत्र, इस गणतंत्र के प्रति यदि इतनी अपमानजनक टिप्पणी संजय रावत करते हैं तो आपके पार्टी के मुखिया को उनको पार्टी से दरकिनार कर भगा देना चाहिए। वो भी कई बार चुनकर सत्ता में आए और हर राज्य में चुनाव होता रहा और वोट से परिवर्तित हुआ हमारे यहां सत्ता। और लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जितनी भी संभावनाएं हो, कोई भी प्रदर्शन हो, शांतिपूर्ण हुआ, और सरकारों ने उन प्रदर्शनकारियों को और उनकी मांगों को भी समझा हमेशा। तो इस लोकतंत्र को इस तरह धता बता देना, और हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुआ था जब ना, तब भी प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग नहीं लगाया था। लोकतंत्र में इतनी गहरी आस्था थी। एक सेकंड मैं चाहता हूं नेपाल के विजुअल चलें, और जो ये ऑपोजिशन के नेता हैं वो क्या चाह रहे हैं। आईपी सिंह को मैं कहता हूं, विवेक श्रीवास्तव, मैं आपकी बात आता हूं, क्या चाहते हैं आप इस देश के अंदर? चाहते हैं हम ये चाहते हैं, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, बकायदा ऑपोजिशन का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, आप कैंपेन कर रहे हैं, दिल्ली गाली निकालते हैं सरकार को आकर, और आपके विपक्ष के नेता क्या क्या कह रहे हैं? चुनाव जीत जाएंगे ऐसे? हाँ, कोई नहीं चाहता देश में वायलेंस हो, प्रजातंत्र ना रहे, डेमोक्रेसी ना रहे, हम नहीं चाहते। लेकिन दूसरी बात यह भी है सर, जब विपक्ष इस मुल्क का बोलता है तो हमें बोला जाता है चुप हो जाओ, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इलेक्शन जीत करके आए हैं, तुम नहीं जीत पा रहे, तुम्हारी सीटें कम है। तो सर, नेपाल में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, बांग्लादेश में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, श्रीलंका में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। इसलिए कहना क्या चाह रहे हैं आप विवेक श्रीवास्तव? विपक्ष को इज्जत देना शुरू करें। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ जिसमें 800 किसान मरे, वो तो भला हो प्राइम मिनिस्टर का कि लेट लतीफ आए लेकिन माफी मांगी, और हमें कहा गया नक्सली और सरदारों को कहा गया खालिस्तानी, और अभी लेबर कोड आए हुए हैं 4, वो भी तानाशाही का सबूत है 2019 में जो पास हुए। तो सरकारें बनती बिगड़ती हैं, इलेक्शन एक माध्यम है, लेकिन मेन होती है जनता की भावना। कहीं दुनिया में बुरा होता है तो अपना आप लेते हैं, कहीं दुनिया में बुरा हो अपना आप लेते हैं। बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, गाजा में हो, चाइना में हो, नेपाल में हो, अपना आप लेते हैं। एक सेकंड में ये विवेक श्रीवास्तव जी की खुली धमकी एक तरह से, वो ये नहीं बता रहे कि विपक्ष, वो विपक्ष होकर के सरकार को धमका रहे हैं। छोड़िए इनकी धमकी क्या होगी, की क्या बात है भाई? ये दिल्ली में जेएनयू के गंगा ढाबे के ऊपर उनकी दुकान में चलती है, आप कह रहे हैं कि यहां भी आग लग जाए। देखिए मैं एक सेकंड व्यूअर्स से बात करता हूं। टिप्पणी की है, भला हो प्राइम मिनिस्टर का ये माफी मांग ली, नहीं वरना क्या करते भाई आप ऐसे भी दिल्ली में लाल किला पे जो लोग चढ़े थे वो कौन लोग थे उसके बारे में तो बताएंगे नहीं। और किसान की कोई हत्या सरकार ने नहीं करी, वो किसान जो भी उसमें आंदोलन में शामिल थे उनके मृत्यु के कई कारण हैं। और देश में लोकतंत्र आपके बगैर भी चलेगा विवेक जी, लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, आपकी हो सकती है, लोकतंत्र में आस्था नहीं हो। मैं बीजेपी कांग्रेस को भी लेके आऊंगा इस चर्चा के अंदर, लेकिन ये उपराष्ट्रपति पर डिबेट है। लेकिन क्योंकि ये बड़ी खबर आई,
दो नेताओं ने करा, तो इस पे मुझे आना पड़ा शहजाद पूनावाला को, कि हालांकि ये टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी मेक योर पॉइंट। अमीश जी, एक सेकंड, अमीश जी, आपको ये परेशानी क्यों हो रही है? इन्होंने तो खुलेआम कहा है कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। आज ही की रिपोर्ट है कि G20 देशों में भारत की बेरोजगारी 2% सबसे कम स्तर पर है। आज ही की रिपोर्ट है कि सबसे कम स्तर पर हमारा इन्फ्लेशन है। अभी कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट है कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। पर कुछ लोग वो है जो बोलते हैं भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, और उन्होंने बांग्लादेश की हालात भी यहाँ पे हो जाए, श्रीलंका जैसे हालात भी हो जाए, अब नेपाल जैसे हालात भी हो जाए। तो दरअसल ये मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत का विरोध करते। पर दो तीन बातें देखिए, आज दो विजुअल दिखाइए। एक तरफ हमारा उपराष्ट्रपति चुना जा रहा है लोकतांत्रिक तरीके से, और दूसरी जगह पर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। विवेक शांति रखिए, आपके बीच में नहीं बोले और कांग्रेस बोलेगी उसके बाद। देखिए अमीश जी, आज का जो चुनाव है, प्लीज विवेक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये सड़क की डिबेट नहीं है, प्लीज। अमीश जी, आज की जो पूरी वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्टेस्ट है वो इसी के तो ऊपर है। राष्ट्रवादी चाहिए या प्रो नक्सलवादी चाहिए? आपको वो व्यक्ति चाहिए जो संविधानवादी है, जो गवर्नर रहा है, या वो व्यक्ति चाहिए जो अशोक स्तंभ के डेसिक्रेशन पर भी चुप हो जाता है? आपको वो चाहिए कि जो इंटेग्रिटी की बात करता है, या जो जज होने के बाद एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो 5 बार कन्विक्टेड है उनके साथ खड़ा हो जाता है? वो एक मेरिटोरियस चाहिए या मौका परस्त चाहिए, जो भाई 2013 में कांग्रेस उसको यस मैन बोलती थी बीजेपी का? तो मुझे लगता है कि आज की जो वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट भी हो रही है ना, दरअसल ये लोकतांत्रिक ताकतें। और आखिरी बात, प्लीज विवेक जी, आप क्यों इतना इंटरप्ट कर रहे हैं? भाई मेरी आवाज नहीं जाती यार, इस प्रकार से नहीं होती डिबेट, प्लीज रुक जाइए। मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूं, प्लीज। बोलिए। ये अनफेयर है विवेक। देखिए, पहली बार बोल रही है, अब ऑपोजिशन के दो लोग बोले, आप 2 बारी बोले, अबे दुबे भी 2 बारी बोले, या पहली बार बोले टूट जाता है डिबेट का। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे जितनी आबादी उतना हक। अब एक चीज नोट कीजिए, 2022 में हमारी राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आई, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से 2024 में फिर से चुनकर आए। आज 2025 में ओबीसी समाज से तमिलनाडु के एक व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो जितनी आबादी उतना हक का बोलने वाले लोग, आज उन्होंने ओबीसी को नहीं चुना, क्यों नहीं रखा भाई? अबे दुबे की बारी है। क्रॉस वोटिंग होगी कि नहीं होगी? सरकारों में एमएलए खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? अरे आप पहले क्रॉस टॉक बंद कीजिए, क्रॉस वोटिंग तो छोड़ दीजिए। आपके आंकड़े देख लेना, सुबह ही आपने घोषणा कर दी कि हम तो मॉरल विक्ट्री के लिए लड़ रहे हैं। हमारी विक्ट्री तो होने नहीं वाली। रेणुका चौधरी ने बोल दिया सुबह कि भाई मॉरल विक्ट्री होगी और कोई विक्ट्री नहीं। विवेक एक सेकंड, प्रजातंत्र चल रहा है यहाँ पे और बीजेपी उसकी चैंपियन। लास्ट वाक्य पूछ सकता हूँ? जी। ये बैलेट से हो रहा है, इसके नतीजे मानेंगे नहीं मानेंगे? 7:30 नहीं मानने ही पड़ेंगे, सबको नहीं, मानने पड़ेंगे भाई इनसे दस्तखत करवा दो, ये विटनेस है, अच्छा आदमी है, विटनेस बनो। ओके, सतीश के सिंह को रेफर कर रहे हैं जो विंडो में नहीं दिख रहे हैं।